नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। 2 दिन पहले यूपी सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की जैसे ही घोषणा की, तभी से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहले से चली आ रही कमिश्नरेट के आयुक्तों समेत 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का ऐलान किया है। इनमें आईपीएस लक्ष्मी सिंह, आईपीएस अजय कुमार मिश्रा, आईपीएस डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, आईपीएस अशोक मुथा जैन, आईपीएस रमित शर्मा के नाम शामिल हैं। एक बार फिर से यूपी में तबादलों का दौर शुरू हुआ। कमिश्नरेट बनाने की घोषणा के बाद ये 16 ट्रांसफर्स किए गए हैं। 3 नए पुलिस कमिश्नरेट में आयुक्त तैनात किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी के आयुक्तों को भी बदला गया है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। 2 दिन पहले ही यूपी सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की घोषणा की है और तभी से कई तरह के कयास लग रहे थे। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहले से चली आ रही कमिश्नरेट के आयुक्तों समेत 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें आईपीएस लक्ष्मी सिंह, आईपीएस अजय कुमार मिश्रा, आईपीएस डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, आईपीएस अशोक मुथा जैन और आईपीएस रमित शर्मा का नाम शामिल है। 16 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। आईजी लखनऊ रेंज पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी है लक्ष्मी सिंह। साथ ही आईपीएस अजय मिश्रा को आईजी प्रतीक्षारत डीजीपी मुख्यालय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद बनाया गया। आगरा के आईजी कारागार प्रशासन लखनऊ और पुलिस आयुक्त बनाया गया है डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को। 16 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। अशोक मुथा जैन को एडीजी प्रतीक्षारत डीजीपी मुख्यालय पुलिस आयुक्त वाराणसी बनाया गया। रमित शर्मा को भी ट्रांसफर करके आयुक्त प्रयागराज बनाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सर, एक के बाद एक तबादले किए जा रहे हैं। इस लिस्ट को लेकर के बड़ी गहमा गहमी थी, बड़ा शोर था, लेकिन अब ये लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या समझ आ रहा है? मोस्ट अवेटेड लिस्ट थी ये। वजह इसकी ये थी कि 3 और कमिश्नरेट बनाने थे और तो 3 कमिश्नरेट नए बन गए हैं, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। गाजियाबाद में जो तैनाती की गई है वो सेंट्रल से लौटे हैं और काफी दिनों से अच्छी पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। अजय मिश्रा, उनको वहां तैनात कर दिया गया है। और इसी तरीके से बनारस जो तबादला किया गया है, सतीश गणेश को अलग कर दिया गया है और वहां पर अशोक मुथा जैन को लाया गया है। तो बनारस का फैसला जो भी होता है वो केंद्र से संकेत होते हैं उसके, क्योंकि बनारस में चाहे डीएम हो, कमिश्नर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, आईएएस हो या जो भी है, उनका इशारा, उसका संकेत दिल्ली से ही आता है। अशोक मुथा जैन भी प्रतिनियुक्ति के बाद वापस आए हैं तो उनको वहां का बनाया गया है। जल्द ही सतीश गणेश, जिनको बनारस से हटाया गया, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं के कमिश्नर होंगे विद इन नो टाइम। और सबसे बड़ी बात जो है कि उत्तर प्रदेश को पहली महिला कमिश्नर मिल गई है और वो है नोएडा में लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह वही है जिनके पति आईपीएस थे और ईडी में थे और वो लखनऊ के में चुनाव लड़े और इस समय वर्तमान में विधायक भी है। तो एक चीज दिखने में साफ आई है कि पहली आईपीएस, बनारस में ऊपर से संकेत। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जो तबादले हुए हैं उन तबादलों में ये दिखाने की कोशिश भी गई है कि ठाकुर सबसे बड़ा कौन है, डीजीपी या आलोक सिंह। तो आलोक सिंह को नोएडा से हटाया गया। जो आलोक सिंह को एक पोस्चर ये किया गया था कि वो अमर है, उनको कोई छू नहीं सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता। और पिछले दिनों जो बवाल हुआ था, जो त्यागी पंचायत हुई थी, जो त्यागियों का झंझट हुआ था, जो उन सारी घटनाओं को लेके महेश शर्मा ने भी काफी बवाल किया था और उसके बाद लग रहा था कि आलोक सिंह का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन शासन ने आलोक सिंह को हटाया और डीजीपी ने दिखाया कि वो ही सबसे बड़े ठाकुर हैं इस प्रदेश में। आलोक सिंह को हटा के लक्ष्मी सिंह को वहां रखा गया। ये अंदर की पूरी फेरबदल है, मोस्ट अवेटेड थी। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश को 3 नए कमिश्नरेट मिल गए हैं और उत्तर प्रदेश को पहली महिला पुलिस कमिश्नर मिल गई है।
जी सर, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी क्योंकि आधी रात को ये अचानक तबादले किए गए, हालांकि इसकी चर्चा तो बहुत पहले से ही थी और तबादलों की जो ये फहरिस्त है कोई पहली नहीं है योगी सरकार में, यूपी सरकार में। ऐसे में जो बदलाव योगी लाना चाहते हैं अब पूरे यूपी में, क्या इन तबादलों से वो हो पाएगा, ऐसा लगता है? देखिए, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे प्राइम टारगेट है, सबसे प्राइम लक्ष्य है, उसको देखते हुए 3 कमिश्नरेट बनने की बात तकरीबन 3 से 4 महीने से चल रही है। हालांकि ये पाइपलाइन में पहले भी था, लेकिन लगातार उस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा था। लिहाजा उस पर मंथन ज्यादा किया गया, बहुत सारे विचार किए गए और उसके बाद ये तय हुआ कि किसको कहां और कैसे भेजा जाए, क्योंकि क्राइम को लेकर सरकार का जो एजेंडा है वो जीरो टॉलरेंस का है। बावजूद इसके क्राइम एक ऐसी चीज है जो थमती नहीं, जो रुकती नहीं है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। इसलिए ये तबादले बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत सारी ऑफिसर्स को देखने के बाद, जो ऑफिसर्स यहाँ डीजीपी ऑफिस में या जेल ऑफिस में, जैसे प्रतिंदर सिंह थे, प्रतिंदर सिंह खुद नोएडा में रह चुके हैं, एसएसपी रह चुके हैं वहां के बाद, अब उनको यहाँ आगरा का कमिश्नर बना दिया गया। तो जो अफसर दिखाई दे रहे थे कि जो काम कर सकते हैं उनको मौका दिया गया। बाकी 1-2 मसले इसमें वैसे भी दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा ठाकुर कौन, ये सारे समीकरणों को भी ध्यान जरूर रखा गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरीके से ये फेरबदल किया गया है और योगी हमेशा, जैसे कि मनोज जी भी बात कर रहे थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमेशा से योगी आदित्यनाथ सजग रहे हैं, ऐसे में जो नई लिस्ट आई है और जो नए अध्याय की शुरुआत कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है क्या बदलाव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को आमतौर पर जो आईपी हुआ करती थी वो आईपीएस लॉबी की मांग करते, यही वजह है कि बहुत लंबे समय से पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने की बात कही जाती थी पर नहीं लागू हो पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद पहले लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, इन तमाम नोएडा के अंदर जो है इस तरह की अवस्थापना की गई। अब उसको विस्तार देते हुए फिर वाराणसी को भी उसमें जोड़ा गया, कानपुर को भी जोड़ा और अब उसके अगले चरण में प्रयाग, आगरा और गाजियाबाद को जोड़ा गया है। पुलिस कमिश्नरेट में तब्दील हो जाएंगे। अब जब अधिकारियों की तैनाती की बात आई, पिछले 72 घंटों से लगातार चर्चा चल रही थी कौन कहाँ जाएगा, कौन हटेगा, कौन रहेगा। उस चर्चा के बीच तो नई चीज है जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन उसको भी बेहतर करते हुए उन्होंने आईजी स्तर के अधिकारी को दी, यानी अपेक्षाकृत जो युवा अधिकारी हो इसकी छवि अच्छी हुई। मतलब लक्ष्मी सिंह तेज तरह अधिकारी हो, पहले मेरठ में आईजी के पद पर काम कर चुकी हैं, उनका बैकग्राउंड सब जानते हैं, उनके परिवार में तमाम सारे लोग अलग अलग ओहदों पर हैं, उनके पति खुद ईडी के अधिकारी थे, अब बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन अब उनको नोएडा की जिम्मेदारी पहले आयुक्त के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई। अजय एक पुलिस वाले के लड़के, उनके पिता कांस्टेबल हुआ करते थे और वो आईपीएस में सेलेक्ट होकर के आए थे, बड़ी चर्चा हुई। ईमानदार अधिकारी हैं, प्रतिनियुक्ति से लौट के आए, उनको गाजियाबाद जैसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी है। रमित शर्मा काफी ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं, आईजी बरेली हैं, उनको प्रयागराज जहां महाकुंभ होना है कमिश्नर के रूप में तैनात किया गया है। तो अलग अलग अधिकारियों का बैकग्राउंड है और बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो बहुत रसूख वाले थे, मसलन अभिषेक यादव जो मथुरा के एसएसपी थे, उनको इस बात के लिए हटाया गया क्योंकि स्थानीय स्तर पर वहां नगर निकाय के चुनाव होने हैं, लोकल लोग नाराज हैं, उनके रिश्ते बीजेपी के एक नेता के परिवार से बेहद करीबी हैं। बावजूद उसके उनको हटा करके दिखाया गया कि नहीं, आप किसी के करीबी होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्यकर्ता को नाराज करेंगे। ठीक उसी तरीके से आगरा के एसएसपी को भी हटा करके साइडलाइन किया गया क्योंकि वहां भी स्थानीय स्तर पर नगर निकाय के चुनाव होने हैं और वहां पर भी एसएसपी के खिलाफ नाराजगी थी। लिहाजा अब जब वहां पर प्रतिंदर सिंह को भेजा गया है जो डेपुटेशन से लौटे, कारागार में आईजी थे, तो अलग अलग अधिकारियों को हटा करके न सिर्फ नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जैसे आलोक सिंह को या सतीश गणेश को जो प्रभावशाली पोस्टिंग्स पर थे उनको हटा करके भी यह इंगित किया गया कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ बेहतरीन अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग मिली है, तमाम उन अधिकारियों को, चाहे वो प्रयागराज में एसएसपी शैलेश पांडे थे, उनको मथुरा की जिम्मेदारी दी गई। कुछ और भी अधिकारी हैं जिनको दूसरे जिलों में महत्वपूर्ण तैनातियां दी गई हैं। तो जो उन्होंने अच्छा काम किया उनको इनाम भी मिला है, जो वेटिंग में थे, जिनको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार वो सामने अपने प्रस्ताव रख रहे थे, उनको मौका दिया गया है। अभी मौका फिर 3-4 महीने बाद रिव्यू होगा और फिर शायद एक नई लिस्ट हमारे आपके सामने होगी। और अवनीश, चूंकि अभी नवंबर में ही 11 आईपीएस का भी तबादला हुआ था, कई जगहों के कप्तान भी बदल दिए गए और जिस तरीके से आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेकर के आया जा रहा है, आईजी रैंक के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ
जिस तरीके से टॉलरेंस की इंटॉलरेंट हैं, जो क्राइम है, जो यूपी में बढ़ता क्राइम रहा है, उसको लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं यूपी की पिछले 5 सालों में जरूर सुधरी है। ऐसे में आगे और क्या उम्मीद हम जता सकते हैं, क्या बदलाव और देखने को मिल सकता है आगे? जो महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं आने वाले दिनों में वो यही है कि सबसे पहले जो कमिश्नरेट सिस्टम है, जो और भी 2 जगहों पर मतलब कानपुर और लखनऊ के अंदर अभी भी एडीजी पुलिस कमिश्नर है, एडीजी रैंक का अधिकारी, हो सकता है वहां पर भी आईजी रैंक के अधिकारी को लाया जाए, क्योंकि पहले यहाँ इन्हीं जिलों में एसएसपी रैंक के अधिकारी हुआ करते थे। वो ज्यादा एक्टिव थे, युवा थे, उनकी मोबिलिटी ज्यादा थी, वो ज्यादा फ्लक्चुएट थे, जगहों पर मौकों पर पहुंचा करते थे। एडीजी के बारे में यही शिकायत थी कि वो उम्र दराज है और उनका काम करने का जो नजरिया है वो ऑफिस में बैठ करके काम करने का, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं। वो लगातार दौरे करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की परिपाटी में जो नौकरशाही का वीकेंड प्लान होता था, यानी वीकेंड पर सैटरडे संडे को दिल्ली एनसीआर या कहीं छुट्टी बनाने चले जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या किया, सैटरडे संडेज को ही महत्वपूर्ण बैठकें रखनी शुरू कर दी। लिहाजा इन अधिकारियों का जो आराम तलबी वाला नजरिया था वो बदल गया। ऐसे में इन अधिकारियों को जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं, उनको मौका देने की कोशिश, और इसीलिए अपेक्षाकृत युवा वरिष्ठ अधिकारियों को मौका देने का जो है सरकार ने ये प्लान सामने रखा है। ठीक है विनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ मेरे सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, फैसला ऑन द स्पॉट यही योगी की नीति रही है और ऐसे में ये फेरबदल कहीं ना कहीं पूरे यूपी को और आगे की तरफ जरूर लेकर के जाएगा, ये सोच तो जरूर आई है। जी हाँ, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यूपी में 4 कमिश्नरेट होने के बावजूद 3 कमिश्नरेट का गठन किया, जिसमें गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज का नाम शामिल है। और कल रात देर रात जो तैनाती की गई है वो भी बहुत चुने तेज तर्रार और बेहद ईमानदार अफसरों की तैनाती की गई है। इससे साफ पता चलता है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बहुत ही संजीदा है, और जिस तरह से आने वाले वक्त में अभी और भी तबादले की लिस्ट आएगी उसमें भी ये साफ देखने को मिलेगा कि जो युवा आईपीएस अफसर तेज तर्रार होगा उसी को इस कमिश्नरेट में डीसीपी और एसीपी के पद पर पोस्टिंग मिलेगी। क्योंकि अभी जानकार सूत्रों ने यह भी खबर दिया है कि जो सीनियर लेवल के एडीजी है उनको कहीं न कहीं मुख्यालय में बैठाया जाएगा, उनके तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो आईजी लेवल के अफसर हैं उनकी जिले में, उनकी जोन में तैनाती की जाएगी। इसलिए नोएडा की अगर बात की जाए, नोएडा की बार बार शिकायत मिलती थी कि बहुत आसानी से नोएडा कमिश्नर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सरकार ने पहली बार कमिश्नरेट प्रणाली में महिला आईपीएस अफसर लक्ष्मी सिंह की तैनाती किया है। लक्ष्मी सिंह बेहद सरल और स्वाभाविक और मिलनसार महिला अफसर है और बेहद ईमानदार, इनसे माफिया भी कांपते हैं। तो ये पहली पोस्टिंग ऐसी हुई है जो पहली महिला कमिश्नर होने का उनको खिताब मिला है उत्तर प्रदेश में। वो जल्द से जल्द नोएडा सीपी का चार्ज ग्रहण करेंगे। आज वो लखनऊ में है, और हम आपको ये भी बता दें कि अभी आने वक्त। ठीक है एहतेशाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप भी नजर बनाकर रखें। और चलिए इसी बीच गुजरात से बड़ी जानकारी मिल रही है। आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम हैं आज। जेपी नड्डा आज करेंगे जनसभा और रोड शो, वहीं योगी आदित्यनाथ की भी जनसभाएं हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। गुजरात में 89 सीटों के लिए होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम पूरी तरीके से थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आएंगे। तो चुनावी रण में आज पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार रुकने वाले हैं। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार, तमाम स्टार प्रचारकों के साथ आज कई जनसभाएं गुजरात में की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते आज गुजरात में नजर आएंगे। आज थमेगा पहले चरण का की वोटिंग का प्रचार, और उससे पहले 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होना है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के आज 3 कार्यक्रम गुजरात में। जेपी नड्डा भी आज गुजरात में ही मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी जनसभाएं और रैलियां, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें स्टार प्रचारक कहा जाता है, वो भी आज गुजरात में प्रचार करते नजर आएंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
गुजरात चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरीके से तैयार। प्रधानमंत्री मोदी की भी कई जनसभाएं हुई, कई रोड शो भी प्रधानमंत्री ने खुद किया। और आज अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। गुजरात में चुनाव है, इसलिए प्रचार धुआंधार किया जा रहा है। आज थमेगा पहले चरण का प्रचार और ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से तैयार। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई रैलियां, कई जनसभाएं यहां कर चुके हैं, कई मास्टर स्ट्रोक उनकी तरफ से खेला जा चुका है। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जनसभाएं करते हुए आपको नजर आएंगे। जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ की भी आज गुजरात में जनसभाएं। गुजरात में चुनाव है और प्रचार धुआंधार तरीके से किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। और ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से तैयार है चुनाव को लेकर, चुनावी रणनीति बनाते हुए। आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, कई जनसभाएं उनकी वहां। साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में ही मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की भी कई अहम रैलियां हैं आज गुजरात में। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से। और देखिए, सूरत में आप कार्यकर्ताओं की गुंडाई नजर आई है। कटारगाम में कार्यकर्ताओं ने तोड़े डिवाइडर। केजरीवाल के रोड शो के लिए तोड़े गए हैं ये डिवाइडर। नगर पालिका कर्मियों के साथ मारपीट की भी जानकारी मिल रही है। कटारगाम में कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई नजर आई है। कटारगाम में कार्यकर्ताओं ने तोड़े डिवाइडर। केजरीवाल के रोड शो के लिए ये डिवाइडर तोड़े गए। नगर पालिका कर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना हुई है। गुजरात चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सूरत में आप कार्यकर्ताओं की गुंडाई नजर आई। कटारगाम में कार्यकर्ताओं ने तोड़े डिवाइडर। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे चुनाव प्रचार के लिए, रैली के लिए ये डिवाइडर बेतहाशा तोड़े जा रहे हैं। नगर पालिका कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ऐसे में नगर पालिका कर्मियों के साथ मारपीट भी इन्होंने किया। गुजरात चुनाव से पहले रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियों के बीच ये जानकारी मिल रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडाई की है। सूरत में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडाई नजर आई। कटारगाम में कार्यकर्ताओं ने तोड़े डिवाइडर। केजरीवाल के रोड शो के लिए ये डिवाइडर तोड़े जा रहे हैं। सूरत से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूरत में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडाई देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। पुलिस बल भी वहां तैनात, इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके नगर पालिका कर्मियों के साथ ये मारपीट करते नजर आए। तेजस मोदी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सूरत से जुड़ गए हैं। तेजस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और ये गुंडाई किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे, कोई उन्हें रोक तक नहीं पाया? इस तरह की ये जो घटना हुई थी वो सूरत के कतारगाम इलाके में हुई थी। और ये घटना में सबसे गंभीर बाबत ये है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है, नगर सेवक है, वही इस पूरी वारदात के अंदर शामिल थे। केजरीवाल का रोड शो होने वाला था और उससे पहले जब सूरत महानगर पालिका के कर्मचारी वहां पर डिवाइडर बनाने का काम कर रहे थे, उस वक्त तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नगर सेवक पहुंचे थे और उन्होंने काम रोकने के लिए कहा था। बाद में दोनों के बीच में झपाझपी हुई थी, मारामारी हुई थी, हाथापाई भी हुई थी। और जिस तरह से पूरा जो रोड बनाने का काम था, डिवाइडर बनाने का काम था, जो मशीन था, वो सब कुछ तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते कि जिस तरह की गुंडाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाई है, इस मामले के अंदर जो महानगर पालिका की टीम है उन्होंने पुलिस फरियाद दाखिल करने की बात कही है। अभी तक इस मामले में फरियाद तो नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में फरियाद होती है। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है, जिस तरह के दृश्य सामने आए, कह सकते हैं कि ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ता की गुंडागिरी है। जी तेजस, कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है इन तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर? जो कार्यकर्ता है उनको अभी तक डिटेन किया गया है। हालांकि इनके सामने अभी कोई मामला रजिस्टर नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में सूरत महानगर पालिका की ओर से जो भी नगर सेवक है या तो पूरी घटना में जो शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तेजस, रैलियां जब भी होती हैं चुनाव को लेकर या फिर जनसभाएं होती हैं तो परमिशन लिए जाते हैं, अधिकारियों को जानकारी होती है और तभी परमिट किया जाता है। ऐसे में ये पूरा मामला हुआ कैसे? जिस जगह पे ये घटना हुई वहां पर रोड बनाने का काम चल रहा था। साथ ही अगर रोड छोटा हो तो बीच में डिवाइडर बनाकर बनाए जाते,
ताकि दोनों तरफ के जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। महानगर पालिका का काम वहाँ चल रहा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि यहाँ पर केजरीवाल की सभा होने के कारण इस तरह के डिवाइडर लगाया जा रहा है, लेकिन हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये रोड बनाने का काम चल रहा था और वहीं पर डिवाइडर लगाने का काम चल रहा था, जिसका बकायदा टेंडर निकाला गया था। और इस बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जानकारी दी, लेकिन कहीं न कहीं अड़ंगा डालने की कोशिश की गई है। ठीक है तेजस, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और गुजरात में कांग्रेस का सेल्फ गोल किस तरीके से नजर आया, आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया। पीएम मोदी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं? पीएम मोदी के वोट मांगने पर उन्होंने तंज कसा है। गुजरात में कांग्रेस का सेल्फ गोल किस तरीके से सामने आ रहा है, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वोट मांगने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस किस तरीके से प्रचार कर रही है ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी को उन्होंने कहा कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर है। प्रधानमंत्री मोदी के वोट मांगने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये तंज कसा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया है। गुजरात में कांग्रेस का सेल्फ गोल करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी पर ये तंज कसते हुए आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। चुनावी प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जुटे हुए हैं और वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपका ही चेहरा क्यों, जिस चेहरे पर तमाम जनता वोट करती है, उस पर प्रहार करते हुए तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इसमें दिक्कत क्या है? अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट्स मिलते हैं और भाजपा इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को इतनी आपत्ति क्यों? बिल्कुल, देखिए, ये एक राजनीतिक तौर पर वार प्रत्यारोप का सिलसिला है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने की लड़ाई में गुजरात में हैं। और गुजरात में कोशिश ये हो रही है कि चुनाव में एग्रेसिव मोड कैसे लिया जाए, क्योंकि बीच में जो स्पेस है वो आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी लेना चाह रही है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ये लक्ष्य है कि वो आमने सामने की लड़ाई में सीधे जाए। इसीलिए इस तरह के जो भाषण में शब्द चल रहे हैं, 10 सिर, 100 सिर, और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था गुजरात के चुनाव में ही, और उसके बाद हवा पलट गई थी। तो एक तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल, हालांकि बड़े राजनेता को, खड़गे कोई मामूली राजनेता नहीं रहे, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको भी इन तमाम चीजों पर सोचकर बोलना चाहिए। और बोल भी वो किसके खिलाफ रहे हैं? जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग और ऐसे पदों पर बैठे हुए जिन लोगों के विषय में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो थोड़ा अशोभनीय हो जाता है। लेकिन चुनाव है और चुनाव में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शन। तो वो चीजें यहाँ दिखाने की कोशिश जो है राजनीतिक दल अपने लिहाज से कर रही है। अब इसका प्रभाव कितना ज्यादा गहरा पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के विषय में जो सम्मान गुजरात की जनता के नजर में है वो सर्वोपरि है। देखिए, मैं गुजरात लगभग दक्षिण, उत्तर और पूर्व गुजरात का दौरा, हाँ, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कम, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विषय में जो है लोग मतदान करना चाहते हैं, उनको चाहते हैं और उनकी अगुवाई में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये लोग चाहते हैं वहां। तो कुल मिलाकर ऐसे शब्द जो खड़गे के तरफ से आए हैं वो कितने कांग्रेस के लिए होंगे या वो कितने बैकफायर कांग्रेस के लिए करेंगे, ये अब 1 तारीख और 5 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल अमित, और चूंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिलता है और यही आपत्ति का विषय है पूरे कांग्रेस के लिए, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पीएम मोदी पर इस तरीके से बयानबाजी की गई। पीएम मोदी ने खुद कहा कि कुछ लोग निराशा और हताशा में उन्हें गाली देते रहते हैं। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण
भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, दिक्कत क्या है कांग्रेस की? और अगर उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से दिक्कत है क्योंकि उससे वोट मिल जाता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है कि वो राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी का चेहरा आगे कर दे? प्रधानमंत्री खुद भी कह रहे हैं कि उनके पास बचा क्या है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान तो ये साफ इसी बात को जाहिर करता है। यही कांग्रेस, यही गुजरात और यही पूरा चीज जिसे कहते हैं कि इतिहास दोहराया जा रहा है। पहले भी गुजरात में मौत का सौदागर से लेकर तमाम ऐसी बयानबाजी हुई जो बैकफायर की कांग्रेस को। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस तरह की बातें, नीच कहा, तमाम चीजें गई कांग्रेस की, और वो इतना बैकफायर हुई कि जो लोग ये सोच भी रहे होंगे कि हमें कांग्रेस को वोट देना है, वो बाद में सिंपैथी वोट हो सकता है, एक इमोशनल फैक्टर वोट होता है जो बीजेपी के पास चले जाता है। अब दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, सदन में फिलहाल भी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती जो उन्होंने बयान दिया। हालांकि उनकी तरफ से इस तरह की सफाई अभी ऑफ रिकॉर्ड आ रही है कि वही कहना चाह रहे थे कि हम नाटक को सिग्निफाई कर रहे थे कि अलग अलग चेहरों से अलग अलग नाटक। लेकिन ये बयान एक बार फिर गुजरात में जो वो सिंपैथी की लहर है, और शायद बीजेपी को ये चाहिए था, बीजेपी को ये बयान चाहिए था, और अब गेम चेंज होगा और माने या ना माने 1 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख को इस बयान का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।